नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अलवर की रैली में राहुल के भाषण की, संसद में खड़गे के ऐलान की, जानेंगे दिल्ली में कैसे किसानों ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें, महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद में अब उठे कौन से सवाल, बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर पर मचे घमासान की, त्रिपुरा में बैकफुट पर आई बीजेपी सरकार की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी आधार कार्ड पर नए खुलासे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक में गरमाई सियासत, बेंगलुरु में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के कॉलेज में सीबीआई की छापेमारी, शिव कुमार ने खुद दी जानकारी। शिंदे सरकार ने जताई अन्ना हजारे से सहमति, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए महाराष्ट्र में जल्द बनेगा लोकायुक्त, विधानसभा में शिंदे सरकार पेश करेगी बिल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ स्थगित, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के कोरोना पॉजिटिव होने पर स्थगित हुआ सत्र, सीएम सुक्खू ने खुद को किया क्वारंटीन। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 468 अंकों की तेजी के साथ 61,806 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 151 अंकों की तेजी के साथ 18,420 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। आज अलवर पहुंचे राहुल गांधी ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। वहीं रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जोरदार भाषण देखने को मिला। तो रैली में पीएम मोदी पर क्या कह गए राहुल गांधी और खड़गे, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा इस समय राजस्थान में है। अलवर के मालखेड़ा में हुई सभा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं की नीति और नीयत पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग मुझे बुरे नहीं लगते। रास्ते में जब बीजेपी के लोग इशारे में पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आइए आप भी बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अंबेडकर साहब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत सरकार में शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्थान में 1700 अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू किए गए हैं। राहुल ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए, हिंदुस्तान की सब भाषाएं पढ़नी चाहिए, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, जापान सहित बाकी दुनिया से बात करने के लिए हिंदी काम नहीं आएगी, अंग्रेजी ही काम आएगी। अमित शाह से लेकर सारे बीजेपी नेताओं के बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि अंग्रेजी मत सीखो। वो नहीं चाहते कि गरीब अंग्रेजी सीखे, वो नहीं चाहते कि आप बड़े सपने देखो, मजदूरी से बाहर निकलें। राहुल ने शिक्षा और दूसरे तमाम मुद्दे उठाए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे बीजेपी को ही निशाने पर ले लिया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं को डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी है। आजादी के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने अपनी जान देश के नाम दे दी। क्या बीजेपी के किसी नेता ने देश के नाम जान दी है? हम कोई भी सवाल करें तो बीजेपी के लोग हमें देश विरोधी कहने लगते हैं। खड़गे ने कहा कि 30 लाख नौकरियां पूरे देश में खाली हैं, लेकिन केंद्र सरकार भर्ती नहीं कर रही। भाजपा सरकार चंद लोगों को और अमीर बनाने की कोशिश कर रही है और गरीबों को परेशान कर रही है। खड़गे और राहुल ने एक बार फिर बीजेपी को संदेश दे दिया है कि 2024 की जंग काफी धमाकेदार होने वाली है। तो वहीं संसद में भी कांग्रेस ने अपने तेवरों से साफ कर दिया कि बीजेपी को तवांग के मुद्दे पर चर्चा करानी होगी। लेकिन आज भी संसद में बीजेपी सरकार तवांग के मुद्दे पर बचती नजर आई। वहीं राहुल के सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। संसद में आज भी तवांग के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस चर्चा से भागती नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुए टकराव का मुद्दा आज भी काफी गरमाया रहा। विपक्ष सदन में आज भी चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। इस मुद्दे पर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। विपक्ष के रुख पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर ओछी राजनीति कर रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। इस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो और किस बात को लेकर क्या चर्चा करेंगे? हम सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। इसके बाद संयुक्त विपक्ष ने राज्यसभा में वॉकआउट कर दिया। तो वहीं राहुल गांधी के सवालों पर चुप्पी तोड़ते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन सीमा पर सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया है और इस बार सबसे ज्यादा तैनाती की गई है।
लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ रहे हैं। आतंकी कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने के लिए उनके नामों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। ऐसे में सदन में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। तो वहीं बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में नोटिस दिया, तो वहीं ओवैसी ने भी तवांग के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। आज सदन में सरकार ने कई बिल भी पेश किए, लेकिन तवांग मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। राहुल के सवालों से दबाव में है मोदी सरकार। दबाव तो किसानों ने भी मोदी सरकार पर बनाना शुरू कर दिया है। आज मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में एक बार फिर किसान एकजुट हुए। रामलीला मैदान में आज किसान गर्जना रैली का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों से किसान दिल्ली पहुंचे। देखते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ के बैनर तले आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों ने गर्जना रैली की। बीकेएस किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। इस रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचे। बीकेएस का कहना है कि सरकार किसानों से किए वादे भूल गई है, इसलिए गर्जना रैली के जरिए उसके भूले हुए वादों को याद दिलाना है। दिल्ली के रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे से किसान गर्जना रैली शुरू हुई और 3,500 से 4,000 प्राइवेट वाहनों में करीब 50,000 से 55,000 किसान रामलीला मैदान पहुंचे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गर्जना रैली के होर्डिंग लगाए गए थे। बीकेएस के महासचिव मोहिनी मिश्रा ने कहा कि किसानों से जुड़ी समस्या के विरोध में ये रैली की जा रही है, जिसमें 600 जिलों के किसान शामिल हो रहे हैं। बीकेएस की मांग है कि कृषि उपज पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। सरकार को सभी कृषि उपज से जीएसटी को हटाना होगा। इसके अलावा संगठन ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में खेती की बड़ी लागत के अनुपात में बढ़ोतरी की मांग की है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की गई। रामलीला मैदान में जुटे किसानों की रैली ने पीएम मोदी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। साथ ही किसानों ने भी साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो फिर से दिल्ली का घेराव करेंगे। किसानों की इस रैली को ट्रेलर बताया जा रहा है। किसानों की माने तो सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिन मोदी सरकार पर भारी पड़ सकते हैं। इधर संघ का संगठन और सरकार आमने सामने है, तो दूसरी ओर 2 बीजेपी शासित राज्यों का सीमा विवाद भी भारी पड़ता दिख रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद जारी है। इसे लेकर दोनों राज्यों के बॉर्डर पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति और एनसीपी के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। दोनों राज्यों की विधानसभाओं में भी आज काफी तल्खी देखी गई। महाराष्ट्र विधानसभा की शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीएम एकनाथ शिंदे ने सीमा मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की हिदायत दी, तो वहीं कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने सीएम शिंदे से फोन पर बात की। लेकिन फिलहाल इस मामले का कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। आज शीतकालीन सत्र के बीच कर्नाटक के बेलगावी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। धारा 144 लागू होने के बावजूद महाराष्ट्र एकीकरण समिति और एनसीपी के सदस्यों ने अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दे को लेकर कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा के पास कोग्रोली टोल प्लाजा के पास विरोध प्रदर्शन किया, जहां सैकड़ों की भीड़ विरोध करने पहुंची थी। पुलिस की माने तो महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे को लेकर अधिकारी अलर्ट पर है। इसके साथ ही शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के 300 से ज्यादा सदस्यों को सीमा पर रोक दिया गया और कर्नाटक की तरफ वापस भेज दिया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस और शिवसेना के कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। इनमें कांग्रेस के हसन मुशरीफ और शिवसेना के कोल्हापुर जिला अध्यक्ष विजय देवाने शामिल है। वहीं पिछले 5 दशकों से ये मुद्दा उठ रहा है, जिस पर मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं ने भी शीतकालीन सत्र से पहले विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएम मोदी पर देश को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कारण सीमा का मुद्दा उठ रहा है। पीएम मोदी महाराष्ट्र को विभाजित करना चाहते हैं। सीएम मुद्दे पर दोनों ही राज्य इस वक्त आमने सामने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बावजूद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र का सीमा विवाद दशकों पुराना है, लेकिन महाराष्ट्र में आने वाले निकाय चुनावों ने मामले को गरमा दिया है। मामला तो सावरकर को लेकर भी गरमा गया है। वीडी सावरकर को लेकर कर्नाटक में घमासान मचा है। पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दिया। ये सब बीजेपी सरकार के एक फैसले की वजह से हुआ और जिसके केंद्र में आ गए सावरकर। कांग्रेस सावरकर को अंग्रेजों का एजेंट बताती रही, तो बीजेपी सावरकर को स्वाधीनता का नायक बता रही है। तो क्यों सावरकर के नाम पर कर्नाटक विधानसभा में मचा हंगामा, देखते हैं ये रिपोर्ट।
कर्नाटक विधानसभा के बाहर हंगामा मचा है। विधानसभा के बाहर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के विधायक धरना दे रहे हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ये प्रदर्शन चल रहा था सावरकर की तस्वीर को लेकर, जिसे विधानसभा के असेंबली हॉल में लगाया गया है। विपक्ष सावरकर की तस्वीर असेंबली हॉल में लगाने का विरोध कर रहा है। विपक्ष के गुस्से को देखते हुए विधानसभा के चारों गेट बंद कर दिए गए और पूरा कार्यक्रम विपक्ष की अनुपस्थिति में ही निपटा दिया गया। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें बुलाया तक नहीं गया था, बुलाया जाता भी तो नहीं जाते। विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई। सावरकर का विवादास्पद व्यक्तित्व था, ऐसे में उनका सम्मान क्यों किया जा रहा है। जो लोग उनकी तस्वीर चाहते हैं वो अपनी आत्मा के लिए शांति चाहते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख और विधायक डीके शिवकुमार ने भी इसे लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी, लैंड इक्वेशन और किसान की समस्या जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करती है। सरकार तस्वीर के मुद्दे को लाकर विधानसभा की कार्रवाई में खुद ही रुकावट डाल रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सावरकर का राज्य से कोई संबंध नहीं था और बीजेपी ने उनकी तस्वीर विधानसभा में लगा दी, जबकि उसे मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के नाम से भी दिक्कत होती है। कांग्रेस सावरकर की तस्वीर को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटी है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने सावरकर की तस्वीर लगाने के फैसले का बचाव किया। बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार केवल तिहाड़ जेल और बेंगलुरु सेंट्रल के बारे में जानते हैं। उन्हें सेलुलर जेल और अंडमान में स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली सजा के बारे में अध्ययन करने की जरूरत है। सावरकर की तस्वीर पर मचा ये बवाल आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे पर कर्नाटक सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। रणनीति तो त्रिपुरा कांग्रेस ने भी बीजेपी को मात देने के लिए बना ली है। त्रिपुरा में जल्द विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने त्रिपुरा का दौरा करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी पीएम मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव का ऐलान महीने भर के अंदर हो जाएगा। चुनाव करीब हैं, ऐसे में बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। त्रिपुरा में सरकार बीजेपी की है तो मेघालय में बीजेपी की भूमिका सरकार में सहयोगी की रही। दोनों ही राज्यों में रविवार को पीएम मोदी ने रैली की, कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रैली में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर विकास की राह में रोड़े अटकाने के आरोप लगाए और अब पीएम के आरोपों पर विपक्षी दलों की ओर से पलटवार किया गया है। त्रिपुरा में कांग्रेस के विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रॉय बर्मन बिप्लब देब के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन साल भर पहले वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सब जानते हैं कि पीएम मोदी त्रिपुरा में बीजेपी नेताओं की अंदरूनी कलह का समाधान करने आए थे और उन्होंने एक रैली भी की, जिसमें यह संदेश देना था कि पार्टी में एकता बनी हुई है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। ना तो मोदी ने रैली में किसी जनजातीय नेता का नाम लिया और ना ही कोई जनजातीय नेता प्रधानमंत्री की रैली में शामिल हुआ, जो यहाँ बीजेपी में टूट को साफ बताता है। रॉय बर्मन ने दावा किया कि पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने त्रिपुरा के विकास में कोई काम नहीं किया। जिन योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय की हैं। कांग्रेस के साथ सीपीआई ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। सीपीआई के राज्य सचिव जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य के लोग इंतजार कर रहे थे कि पीएम मोदी बीजेपी सरकार की असफलता के कारण बताएंगे। वो बताएंगे किस कारण से 2018 में उन्होंने जो वादे किए थे वो 5 साल में पूरे नहीं कर पाए, लेकिन पीएम राज्य को बिना कुछ दिए निकल गए। और बुलेटिन के आखिर में बात आधार के वोटर आईडी से लिंक की। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को वोटर आईडी और आधार को लिंक करने के लिए एक अभियान शुरू किया था, जिसके बाद से 12 दिसंबर तक रजिस्टर्ड वोटर्स से 54 करोड़ आधार नंबर्स कलेक्ट किए जा चुके हैं। लेकिन हैरान करने की बात यह है कि आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हो सका है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजनीतिक दल लगातार मांग कर रहे हैं कि देश में चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होने चाहिए। चुनाव आयोग को भी चुनाव के समय निष्पक्ष रहना चाहिए और आयोग की कार्रवाई में उनकी निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए, क्योंकि आयोग अगर निष्पक्ष नहीं रहेगा तो चुनाव स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। चुनाव आयोग की कार्यशैली पर विपक्ष तमाम सवाल उठाता रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए योजना तैयार की थी। आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने का अभियान शुरू किया था और इस अभियान के तहत अब तक 54.32 करोड़ लोगों का आधार नंबर लिया जा चुका है। देश के 95 करोड़ मतदाताओं में ये संख्या 55% से ज्यादा है। वोटर आई कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए सरकार ने संसद में चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 पास कराया, जिसमें चुनाव आयोग को वोटर आईडी कार्ड से आधार को जोड़ने के लिए उसे एकत्रित करने का अधिकार दिया गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने लोगों की आधार संख्या एकत्रित करना शुरू किया। 1 अगस्त 2022 से इसे लेकर चुनाव आयोग ने देश भर में विशेष अभियान शुरू किया।
चुनाव आयोग से जब ये जानकारी मांगी गई कि अब तक कितने लोगों का आधार वोटर कार्ड से लिंक हो चुका है, तो आयोग ने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। चुनाव आयोग ने बताया कि आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है। यानी 55% से ज्यादा देशवासियों का आधार नंबर लेने के बावजूद एक भी व्यक्ति का आधार वोटर कार्ड से लिंक नहीं कराया गया है। इस बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में बताया कि आधार और वोटर आईडी को लिंक नहीं करने पर किसी मतदाता को सूची से नहीं हटाया जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।